हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल जीके विथ गजानन सर। गुड इवनिंग। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और ये हमारा 4th मॉक टेस्ट है। इससे पहले 3 मॉक टेस्ट हमारे हो चुके हैं और आप मेरे साथ क्लास के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी ऑन कर लेना। और आप साइंस सब्जेक्ट को पूरे बेहतरीन तरीके से थ्योरी, डायग्राम प्लस क्वेश्चन के साथ में पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। आपको सर्च करना है निहारिका नाम से, तो वहाँ पर आपके सामने स्टडी क्विज के नाम से चैनल ओपन होगा, तो उसको आपको सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर क्लास को। हम देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, लिटमस पेपर का प्राकृतिक रंग कैसा होता है। तो इसका जो प्राकृतिक रंग होता है लिटमस पेपर का, ये होता है बैंगनी। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अब देखिए जो लिटमस पेपर होता है इसका यूज़ क्या होता है। तो देखिए कोई भी हमारा जो घोल होता है, सॉल्यूशन होता है, उसका पता लगाने के लिए ये अम्लीय है या फिर क्षारीय है, तो इसके लिए यूज़ किया जाता है लिटमस पेपर को। अब देखिए जो लिटमस पेपर होता है कुछ इस प्रकार से होता है। अब देखिए अगर हम ब्लू कलर यानी कि नीले कलर का लिटमस पेपर लेते हैं और उस पर कोई भी घोल डालते हैं, सॉल्यूशन डालते हैं, तो अगर ये जो पेपर है वो ब्लू से कैसा होता है, रेड हो जाता है, तो हमारा घोल कैसा होगा, तो होगा एसिडिक। कैसा होगा, एसिडिक होगा यानी कि अम्लीय होगा। अब देखिए हम क्षारीय की बात करें, अगर हम रेड कलर का लिटमस पेपर लेते हैं और उस पर कोई भी सॉल्यूशन डालते हैं, घोल डालते हैं, तो ये रेड से कैसा होता है, ब्लू हो जाता है। तो हमारा जो घोल होगा, सॉल्यूशन होगा, वो कैसा होगा, तो होगा क्षारीय यानी कि बेसिक होगा। तो आपको यहाँ पर अच्छे से ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, जो लिटमस पेपर होता है ये कौन से पौधे से निकाला जाता है। तो देखिए जो लिटमस पेपर होता है वो पौधे से निकाला जाता है, लेकिन कौन से पौधे से निकाला जाता है, तो वो निकाला जाता है लाइकेन पौधे से। ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, शनि के वायुमंडल में ज़्यादातर कौन सी गैस पाई जाती है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो हाइड्रोजन गैस है वो शनि ग्रह हमारा उसके वायुमंडल में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली गैस है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है। और आपको यहाँ पर हर क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके चलना है और लास्ट में हमें यहाँ पर आपको अपना स्कोर भी बताना है, यहाँ पर आपका क्या स्कोर रहा है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो आपका यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोफीलिया किस तरह का रोग होता है। तो यहाँ पर आपको बताना है आनुवांशिक रोग होता है, विषाणु रोग होता है या फिर संक्रामक रोग होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो हीमोफीलिया होता है वो कैसा रोग होता है, ये आनुवांशिक रोग होता है। कैसा होता है, आनुवांशिक रोग होता है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि आनुवांशिक रोग कौन से होते हैं, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होते हैं। अब देखिए ये हीमोफीलिया जो रोग होता है इसमें क्या होता है, तो जो रक्त का थक्का होता है, क्या होता है, रक्त का जो थक्का होता है, ब्लड क्लोटिंग होती है, वो नहीं होती है। इसको ही क्या बोलते हैं, हीमोफीलिया रोग बोलते हैं। और ये आनुवांशिक रोग होता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होता है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए अब। तो यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो देखिए फेरस सल्फेट क्रिस्टल का जो रासायनिक सूत्र होता है, केमिकल फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है। तो देखिए आपका ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। FeSO4.7H2O से जो फेरस सल्फेट क्रिस्टल है उसका रासायनिक सूत्र होता है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। तो यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की अवधारणा किस वैज्ञानिक ने दी थी। तो देखिए सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की जो अवधारणा दी थी वो दी थी चार्ल्स डार्विन ने। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है, चार्ल्स डार्विन। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूक्लियस में डैश परमाणु क्रमांक को दर्शाता है। तो देखिए जो परमाणु क्रमांक यानी कि हमारा जो परमाणु होता है उसके न्यूक्लियस यानी कि नाभिक में क्या उपस्थित होता है, जो कि परमाणु क्रमांक यानी कि एटॉमिक नंबर को दर्शाता है। तो देखिए हमारे जो नाभिक होता है, परमाणु का नाभिक होता है, उसमें कौन कौन से एलिमेंट उपस्थित होते हैं, तो होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब देखिए जो प्रोटॉन होता है उसकी जो संख्या होती है वही क्या होती है, परमाणु क्रमांक होती है, एटॉमिक नंबर होती है। तो देखिए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रोटॉन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक हाइड्रोजन एटम में कितने न्यूट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पर आपको जो हाइड्रोजन एलिमेंट है उसमें जो न्यूट्रॉन है उनकी संख्या बतानी कितनी होती है। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 0। कितनी होती है न्यूट्रॉन की संख्या हाइड्रोजन परमाणु में, तो ये होती है 0। अब देखिए 0 किस प्रकार से होती है, तो थोड़ा समझ लीजिए। जो हाइड्रोजन होता है उसको हम एस से डिनोट करते हैं। अब देखिए इसका जो परमाणु क्रमांक होता है यानी कि एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, 1 होता है। और इसके जो द्रव्यमान संख्या होती है, मास नंबर होता है, वो भी 1 होता है। अब देखिए जो मास नंबर होता है उसको हम कैपिटल ए से डिनोट करते हैं
और जो परमाणु क्रमांक होता है उसको हम Z से शो करते हैं। अब देखिए इसके हम न्यूट्रॉन की संख्या किस प्रकार से निकालेंगे, तो इसका एक फॉर्मूला होता है। न्यूट्रॉन की संख्या हमें निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ता है, A माइनस जेड। अब देखिए A जो क्या है हमारा द्रव्यमान संख्या है, Z क्या है यहाँ पर, ये परमाणु क्रमांक संख्या है। तो न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए हमें इसका यूज़ करना होता है। तो देखिए यहाँ पर जो द्रव्यमान संख्या वो कितनी है हाइड्रोजन की, 1 है, और जो परमाणु क्रमांक है वो भी 1 है, तो बचा क्या, 0। तो न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी हाइड्रोजन में, तो ये होगी 0। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपका अवरक्त किरणें किस प्रकार की तरंगे हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है जो अवरक्त तरंगे होते हैं जिनको कि इंफ्रारेड भी बोलते हैं, तो ये कौन से तरंगे होते हैं आपको बताना है। अनुप्रस्थ तरंगे होते हैं, यांत्रिक तरंगे होते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे होते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो अवरक्त तरंगे होते हैं यानी कि अवरक्त किरणें होती हैं वो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है दांतों का टूटना तब शुरू होता है जब मुंह का पीएच मान कितना हो जाता है। तो यहाँ पर आपको बताना है हमारे दांत कब टूटना स्टार्ट हो जाते हैं, पीएच कितना होने पर। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 5.5 से कम। जब हमारे दांतों का जो पीएच होता है वो कितना हो जाता है, मुंह का जो पीएच होता है वो कितना हो जाता है, 5.5 से कम होने लगता है, तो हमारे दांत क्या होते हैं, टूटने लगते हैं। अब देखिए जो पीएच स्केल होता है उसको भी मैं आपको अच्छे से समझा देती हूँ। तो देखिए हमारा पीएच स्केल इस प्रकार से होता है, और इसमें यहाँ पर 0 अंकित होता है, यहाँ पर 7 होता है, यहाँ पर 14 होता है। अब देखिए जो 7 नंबर होता है वो क्या होता है, उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है, और जो 0 होता है उसकी तरफ यानी कि 7 से कम जितने भी अंक होते हैं वो एसिडिक होते हैं यानी अम्लीय होते हैं, और जो 7 से ज़्यादा जो होते हैं वो क्या होते हैं, बेसिक होते हैं यानी कि क्षारीय होते हैं। अब देखिए हमारे जो दांत है कब टूटने लगते हैं, जब मुंह का पीच 5.5 से कम होता है, यानी कि कैसा होता है, अम्लीय होने लगता है, ज़्यादा अम्लीय होने लगता है हमारे मुंह का जो पीएच मान, तब हमारे दांत टूटने लगते हैं। अब देखिए यहाँ आपको पूछा जाता है कि दांतों के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो देखिए दांतों के अध्ययन को बोलते हैं ओडोंटोलॉजी। क्या बोलते हैं, ओडोंटोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दांतों के अध्ययन को ओडोंटोलॉजी बोला जाता है। अब देखिए हमारे जो दांत होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, और देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे शरीर का सबसे कठोरतम भाग कौन सा होता है, वो होता है इनेमल। कौन सा होता है, इनेमल हमारे शरीर का सबसे कठोरतम भाग होता है। अब देखिए यहाँ से पूछा जाता है जो दांत होते हैं किसके बने होते हैं, कौन से रासायनिक पदार्थ के बने होते हैं, तो वो बने होते हैं कैल्शियम फॉस्फेट के। किसके बने होते हैं दांत, कैल्शियम फॉस्फेट के। और मनुष्य में 20 दांत 2 बार उगते हैं, ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, 20 दांत जो होते हैं वो 2 बार उगते हैं। ओके, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वप्रथम स्टेनलेस स्टील का आविष्कार किसने किया था। तो देखिए सबसे पहले स्टेनलेस स्टील है ये, जो कि एक अलॉय यानी कि मिश्र धातु है, तो इसका आविष्कार किया था हैरी बियरले ने। किसने किया था, हैरी बियरले ने। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए जो स्टेनलेस स्टील है ये किस किस की मिश्र धातु होती है, तो ये आयरन प्लस में क्रोमियम और किसकी होती है, कार्बन, इसमें कुछ मात्रा में मिलाया जाता है, तो आपको ये ध्यान रखना है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है सोने को तांबे के साथ क्यों मिश्रित किया जाता है। तो आपको बताना है यहाँ पर जो सोना होता है उसमें तांबा क्यों मिश्रित किया जाता है। तो आपका राइट आंसर बताइए यहाँ पर। तो देखिए आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, सोने को कठोर बनाने के लिए। सोने में तांबा किस लिए मिलाया जाता है, सोने को कठोर बनाने के लिए। देखिए जो सोना होता है, शुद्ध सोना, वो कितना होता है, 24 कैरेट का होता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, कमज़ोर होता है। तो इसको कठोर बनाने के लिए क्या मिलाया जाता है, इसमें तांबा मिलाया जाता है, कॉपर को मिलाया जाता है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हम सोने की बात करें जिसको कि गोल्ड बोलते हैं, इसका जो यानी सिंबल क्या होता है, सिंबल होता है AU। क्या होता है, AU इसका सिंबल होता है। और इसका जो परमाणु क्रमांक होता है, एटॉमिक नंबर होता है, वो होता है 79। ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अब यहाँ पर हम तांबे की बात करें, कॉपर की बात करें, तो इसका जो सिंबल होता है वो CU होता है, और इसका जो एटॉमिक नंबर होता है 29। ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है। और पीछे भी हमने देखा है जो स्टेनलेस स्टील होता है उसमें किस किस का मिश्र धातु होता है, आयरन, क्रोमियम और कार्बन। अभी मैंने पीछे बताया आपको। तो देखिए आयरन को Fe के द्वारा डिनोट करते हैं, क्रोमियम को Cr के द्वारा डिनोट करते हैं, और कार्बन हमारा C के द्वारा इसको डिनोट किया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है वैज्ञानिक नाम होपो सैम्पियस का अर्थ क्या होता है। तो यहाँ पर आपको बताना है जो वैज्ञानिक नाम होता है होपो सैम्पियस, इसका अर्थ बताना है क्या होता है। तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा, बुद्धिमान आदमी। क्या होता है, जो देखिए बुद्धिमान आदमी होता है, जो इंसान होते हैं उनका जो वैज्ञानिक नाम होता है होमो सैपियंस। अब इसका अर्थ क्या होता है, बुद्धिमान आदमी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए।
तो यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन के संपर्क में आने से बचाने के लिए सोडियम धातु को किसमें रखा जाता है। तो देखिए जो सोडियम धातु होती है वो सबसे ज़्यादा क्या होती है, क्रियाशील धातु होती है, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव धातु होती है। तो इसको ऑक्सीजन से बचाने के लिए किस में रखा जाता है, तो ये रखा जाता है केरोसिन में। जो मिट्टी का तेल होता है उसमें सोडियम धातु को यहाँ पर रखा जाता है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, ना चिपकने वाले बर्तन पर किसका लेप किया जाता है। तो देखिए जो ना चिपकने वाले बर्तन होते हैं उन पर किसका लेप किया जाता है, तो ये किया जाता है टेफ्लॉन का। किसका किया जाता है, टेफ्लॉन का। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। तो यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेलोजन में कौन सा तत्व पाया जाता है। ऑप्शन देख के आंसर यहाँ पर लगाना आपको। जो हेलोजन परिवार होता है उसमें कौन से तत्व पाए जाते हैं। तो देखिए आपका यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 2 गैस 1 तरल और 2 ठोस तत्व उपस्थित होते हैं हेलोजन फैमिली में। अब देखिए इसको थोड़ा अच्छे से मैं आपको समझा देती हूँ यहाँ पर। तो देखिए आवर्त सारणी की पीरियोडिक टेबल में जो 17वां ग्रुप होता है उसको ही क्या बोलते हैं, हेलोजन फैमिली बोला जाता है। कौन सा होता है, 17 ग्रुप को, जो 17 ग्रुप होता है उसको बोलते हैं हेलोजन फैमिली। अब देखिए इस ग्रुप में टोटल कितने एलिमेंट होते हैं, तो होते हैं 5 एलिमेंट। कौन कौन से होते हैं, वो होते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन और कौन सा है, ब्रोमीन, उसके बाद है आयोडीन और सबसे लास्ट में एस्टेटाइन। तो ये 5 क्या होते हैं, एलिमेंट होते हैं। अब देखिए जो फ्लोरीन है इसका जो परमाणु क्रमांक है वो 9 होता है, क्लोरीन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 17 होता है, ब्रोमीन का 35 होता है, आयोडीन का इसमें 53 होता है और जो एस्टेटाइन है इसका जो परमाणु क्रमांक है वो 85 होता है, 85 होता है। अब देखिए क्या होता है कि इसके जो सिंबल है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, पूरे मैंने लिख दिए हैं। अब देखिए जो फ्लोरीन होता है वो क्या होती है, गैस होती है। क्लोरीन कौन सी होती है, ये भी गैस होती है। जो ब्रोमीन एलिमेंट होता है वो तरल होता है, लिक्विड होता है। और जो क्या होता है, आयोडीन होता है, ये ठोस होता है, सॉलिड होता है। और जो एस्टेटाइन होता है वो क्या होता है, वो भी ठोस होता है। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया है हेलोजन में कौन सा तत्व पाया जाता है। इसमें 2 गैस होती हैं, 1 लिक्विड होता है यानी तरल होता है और 2 ठोस एलिमेंट होते हैं। मैंने आपको अच्छे से यहाँ पर बता दिया है पूरा। तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, सॉरी सी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा मूल तत्व है जो सभी जैविक यौगिकों में पाया जाता है। तो ये है कार्बन। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। कार्बन ये क्या है, सभी तत्वों में पाए जाने वाला एक एलिमेंट है। तो अब देखिए जो कार्बन है इसको सी के द्वारा, इसका सिंबल सी होता है और इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो 6 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया में एक्स की जगह क्या आएगा। तो यहाँ पर आपको बताना है जो एक्स दे रखा है इसमें बताना है यहाँ पर क्या आएगा। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा CO2। इसको कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं। देखिए CaCO3 को जब हम हीट करते हैं, उष्मा देते हैं, तो किस में टूटता है, वो CaO और प्लस में CO2 में टूटता है। तो एक्स की जगह क्या आएगा, यहाँ पर CO2 आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड आएगा। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो आपका यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी पदार्थ का pH मान 12 हो तो इसे क्या माना जाएगा। तो देखिए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त दोनों। प्रबल क्षार और दुर्बल अम्ल क्या मानते हैं, जब pH मान 12 होता है, तो मैंने पूरा pH स्केल आपको समझा दिया है स्टार्ट में ही। तो देखिए जब pH मान 12 होता है, pH वैल्यू 12 होती है तो कैसा होता है, वो प्रबल क्षारीय होता है यानी कि बेसिक होता है और दुर्बल अम्ल होता है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोबाइल बैटरी में किस धातु का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए हमारी जो मोबाइल बैटरी होती है, जो भी बैटरियाँ होती है लैपटॉप वगैरह की, उस सभी में कौन सी धातु का यूज़ किया जाता है, ये किया जाता है लिथियम का। किसका किया जाता है, लिथियम का। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अब देखिए लिथियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 3 होता है। कितना होता है, 3 होता है। और इसका जो सिंबल होता है वो Li होता है। ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। तो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरंग लंबाई आमतौर पर किस ग्रीक लेटर में दर्शाया जाता है। तो यहाँ पर आपको तरंग दैर्ध्य के लिए पूछा गया है। इसको तरंग लंबाई और इसको इंग्लिश में वेवलेंथ भी बोलते हैं। तो देखिए इसको किसके द्वारा डिनोट किया जाता है, तो ये किया जाता है किसके द्वारा, लैम्डा के द्वारा। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। और लैम्डा का सिंबल कैसा होता है, सिंबल भी आपको पता होना चाहिए, कुछ इस तरह से होता है लैम्डा का सिंबल। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। और उससे पहले अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो उसको लाइक और शेयर भी ज़रूर करना, और आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। ओके तो देखिए यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, खारे पानी में पैदा होने वाले पौधों को क्या कहते हैं। तो देखिए जो खारे पानी में पौधे पैदा होते हैं
उनको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हेलोफाइट। ऑप्शन है आपका सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। खारे पानी में पैदा होने वाले पौधों को हेलोफाइट बोला जाता है। तो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में डीएनए फिंगरप्रिंट के पिता के रूप में किसे जाना जाता है। तो देखिए भारत में डीएनए फिंगरप्रिंट के पिता के रूप में जाना जाता है किसको, लालजी सिंह को। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हम डीएनए की फुल फॉर्म की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म होती है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, इसकी फुल फॉर्म होती है। अब देखिए यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि डीएनए की खोज किसने की थी, तो की थी जेम्स वॉटसन ने। किसने की थी, जेम्स वॉटसन ने डीएनए की खोज की थी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु त्रिज्या को किसमें मापा जाता है। तो देखिए जो परमाणु त्रिज्या होती है उसको मापा जाता है एंगस्ट्रॉम और नैनोमीटर दोनों में ही। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब देखिए एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है, तो यहाँ पर आपको पूरा बता देती हूँ मैं। तो देखिए यहाँ पर जो एंगस्ट्रॉम है इसको ए नोड के रूप में डिनोट किया जाता है, इस तरह से इसको डिनोट किया जाता है। तो अब देखिए एक एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर होते हैं, तो एक एंगस्ट्रॉम में 10⁻⁻10 मीटर होते हैं, आपको ध्यान रखना है। और नैनोमीटर में कितने होते हैं, एक नैनोमीटर में होते हैं कितने, 10⁻⁹ मीटर होते हैं। तो ये दोनों यहाँ पर आपको नोट करके चलना है। और जो परमाणु त्रिज्या होती है उसको एंगस्ट्रॉम और नैनोमीटर दोनों में ही मापा जाता है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने हेलीकॉप्टर का आविष्कार किया था। तो देखिए आपका यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ए एंड बी दोनों। अब देखिए 90% तो आपको देखने को मिलता है ब्रोकवेट्स, कौन सा मिलता है, ब्रोकवेट्स। लेकिन कई बार एग्जाम में आपको इगोर सिकोर्स का एक भी देखने को मिलता है। तो ऑप्शन आपका सी आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। तो यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाड़ियों से निकलने वाला धुआं में समाविष्ट मुख्यतः तत्व कौन सा होता है। तो यहाँ पर आपको बताना है जो गाड़ियों से धुआं निकलता है उसमें महत्वपूर्ण जो तत्व होता है वो आपको बताना है कौन सा होता है। तो देखिए आपका यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा लेड, इसको कि सीसा बोलते हैं। जो लेड होता है वो सबसे अधिक पाया जाता है गाड़ियों से धुआं निकलने वाले में। ओके, तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब देखिए लेड की हम बात करें तो इसका जो सिंबल होता है वो होता है पीबी, और इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, 82। ये भी आपको यहाँ पर अच्छे से ध्यान रखना है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो फ्रेंड्स आज की क्लास को यहीं पर कंप्लीट करते हैं। आज के हमारा जो मॉक टेस्ट था वो पूरा हो चुका है। तो आपको क्लास अच्छी लगी तो उसको लाइक और शेयर भी ज़रूर करना, और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को भी ऑन कर लेना, ताकि हर वीडियो का जो नोटिफिकेशन आपके पास टाइम पर पहुंच सके। और आपको मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है। आपको निहारिका सैनी के नाम से चैनल को सर्च करना है, तो वहाँ पर आपके सामने स्टडी क्विज के नाम से चैनल ओपन होगा, तो उसको आपको सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को भी प्रेस करके रखना है। ओके, वहाँ पर आपको मैं पूरी साइंस को थ्योरी, डायग्राम प्लस क्वेश्चन के साथ में डिस्कस कर रही हूँ, पूरे अच्छे से कवर करवा दूँगी। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, और आपको क्लास अच्छी लगी तो उसको दिल से लाइक और शेयर भी ज़रूर करना। और आपका जो यहाँ पर स्कोर रहा है वो स्कोर भी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना यहाँ पर आपका क्या स्कोर रहा है। ओके, थैंक यू।